हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना लास्ट चैप्टर। बहुत लंबा आ गया यार। बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर कर लिया, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, इसके बाद अपना एक बड़ा सेशन रहेगा जहां पर मैं सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, अभी पूरा फोकस आप इस चैप्टर पे रखिए। देखना, मार्क्स वाइज की कवरेज से भले ही ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जब आप एक्चुअली में काम करोगे। कारण क्या है ना, इसमें आपने कोई एक चीज ढंग से नहीं समझी और वो गलती अगर आपने लाइफ में कर दी एज अ रिसर्च एनालिस्ट, इट विल कॉस्ट यू, यू नो, बिग। मतलब आप समझ लेना, आपका करियर पूरा का पूरा दांव पे लग जाएगा अगर आपने इस तरह की कोई मिस्टेक करी है तो। ठीक है, तो अ, अपन आगे बढ़े उसके पहले मैं इसमें कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ आपको। इस पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, वो समझाता हूँ। तो इस चैप्टर का नाम है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो डेफिनेटली ये लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब लॉ की बात होती है ना, तब ऑटोमेटिकली सेक्शंस की बात हो जाती है। सेक्शंस मतलब सेक्शन 44, सेक्शन 32, सेक्शन 420, 74 बी, 74 सी। तो क्या मैं सारे के सारे सेक्शन रट के जाऊं क्या जो नंबर्स है? बिल्कुल भी नहीं। सर अगर कभी गलती से क्वेश्चन आ गया सेक्शन में तो छोड़ देना, अटेम्प्ट मत करना, छोड़ देना उस क्वेश्चन को। कारण क्या है, एक क्वेश्चन के लिए आप सारे के सारे सेक्शन याद नहीं करोगे। और डेफिनेटली समझना, यू आर नॉट हियर ट्राइंग टू बी अ सेबी लॉयर, यू आर हियर ट्राइंग टू बी अ सेवी रिसर्च एनालिस्ट, दैट इज योर अल्टीमेट लाइफ गोल। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे को सेक्शंस याद है कि नहीं है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन थोड़ा सा छोटा होगा, मैं फटाफट ही कवर करता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। अपन कुछ भी उड़ाएंगे नहीं, सब अच्छे से समझेंगे। तो पहले ये बोलता है कि इंडिया में रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, इसके बाद आप वर्कबुक पढ़ोगे, केक वॉक है आपके लिए, गारंटी इस बात की। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जब मैं बोलता हूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो मतलब मेरे लिए निर्मला ताई। अब निर्मला ताई अकेले सारे काम नहीं कर सकती, तो निर्मला ताई ने क्या करा है, निर्मला ताई ने छोटे 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 5-6 डिपार्टमेंट्स बना दी। सर ये डिपार्टमेंट को कौन हेड करता है? तो हर डिपार्टमेंट का एक चीफ सेक्रेटरी होता है। हर डिपार्टमेंट का एक चीफ सेक्रेटरी होता है, और वो एक आईएएस लेवल का सीनियर ऑफिसर होता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। इसमें पहला जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। यहां से याद रखना, इकोनॉमिक अफेयर्स, ये लोग बताऊं क्या काम करते हैं? इन लोगों के ऑफिस में ही हलवा बनता है। समझ रहे हो, जो बजट की प्रिपरेशन होती है वो ये लोग मैनेज करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी को ये लोग यहां से संभालते हैं। ये डिपार्टमेंट है जो इंडियन इकोनॉमी को संभालता है, इकोनॉमिक अफेयर्स को संभालता है। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड खर्चे हैं, समझना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज से रिलेटेड चीजें हैं, जो स्टेट्स को खर्चे देने हैं, जो गवर्नमेंट को खर्चे देने हैं, वो कौन संभालता है? वो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, वो ये इस चीज को संभालता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। नाम से समझ में आ रहा है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करेगा? पूरी इकोनॉमी को संभालेगा। तो पूरी इकोनॉमी को संभालेगा मतलब कैसे संभालेगा? पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या करेगा? तो सर जैसे बजट बना रहा तो वो बनाएगा। ठीक है, कोई कैपिटल मार्केट में कोई स्ट्रक्चरल चेंज लेना है तो वो लेके आएगा। आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अगर कोई एडवाइस करना है तो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट एडवाइस करेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सरकार के खर्चों का ब्यौरा रखेगा। ठीक है, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है तो उसका ब्यौरा रखा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कितना डीए टीए हाइक करना है, आप सुनते होगे बार बार कि केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता इतने परसेंट बढ़ा, डियरनेस अलाउंस इतने परसेंट बढ़ा, तो वो कौन बढ़ाता है? वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बढ़ाता है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं इसमें? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू की बात करते हैं तो सरकार के लिए रेवेन्यू क्या है? सरकार के लिए रेवेन्यू है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो इनकम टैक्स और जीएसटी को लीड करता है, कस्टम को लीड करता है। जितने प्रकार के सरकार टैक्स लगा रही है, उन सब, वो सारे के सारे टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आ जाएंगे। बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को, पेंशन पेंशन फंड को कौन? बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को, बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को और पेंशन फंड को, इन तीनों को कौन रेगुलेट करता है? इन तीनों को रेगुलेट फाइनेंशियल मिनिस्ट्री करता है, समझना। उसका बिग बॉस है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आप देखो ना, बैंकिंग एक सर्विस है, इंश्योरेंस एक सर्विस है। ठीक है,
दूसरी कोई फाइनेंशियल सर्विस अगर कोई प्राइवेट एंटिटी या गवर्नमेंट दे रहा है तो उन सबको रेगुलेट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। जब सरकार अपनी कंपनी को डिसइन्वेस्ट करती है, सर डिसइन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? डिसइन्वेस्ट करने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट का पीएसयू है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम। गवर्नमेंट चाहती कि अपने को पैसा उगाना है, अभी पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनके शेयर मार्केट या तो मार्केट में बेच देगी, ओपन मार्केट में जाके, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को बेच देगी, किसी म्यूचुअल फंड को बेच देगी, किसी हेज फंड को बेच देगी। तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिया जाता है और वो जो बेचने के बाद जो पैसा आता है वो इन्वेस्टमेंट, देखना जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था ना उसको गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करके कैश खड़ा कर लिया। तो जो कैश आएगा वो कैश का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट करता है। आई होप यहां तक आपको सब कुछ एब्सोल्युटली क्लियर है, ठीक है। फिर एक आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स म्हणजे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कि जो डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री कंपनी लॉ से रिलेटेड सारे काम करती है, वो कंपनी फॉर्मेशन का अप्रूवल देती है, रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल देती है, सारे कंपनी रिलेटेड कंप्लायंस डिस्क्लोज करती है, बताती है। और वो सुपरवाइजरी बॉडी भी है। किन की सुपरवाइजरी बॉडी है? आईसीएआई, सीए इंस्टीट्यूट की, आईसीएसआई, सीएस इंस्टीट्यूट की, ठीक है, आईसीएमएआई, ठीक है, जो सीएमएआई का इंस्टीट्यूट है, सीडब्ल्यूए बोलते थे जिसको पहले, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, राइट। इन लोगों को मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बहुत सिंपल है सर, मेरे को ये सब क्यों जानना जरूरी है? अरे तेरे को पता होना चाहिए कि जिस कंपनी का अपन रिसर्च कर रहे हैं उन कंपनीज के ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ इज कि कंपनीज के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं। इस चैप्टर का सेकेंड हाफ इज कि मेरे ऊपर एज अ रिसर्च एनालिस्ट कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है। मेरे को ये भी तो समझ में आना चाहिए ना, समझ रहे हो? तो आरबीआई, अब आरबीआई क्या करता है मैं आपको बताऊं क्या, कि आरबीआई क्या करता है? क्या करता है आरबीआई? बैंकिंग लाइसेंस देता है, बैंक्स को एडमिनिस्टर करता है, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट कितना मनी फ्लो इकोनॉमी में होना चाहिए इसका डिसीजन आरबीआई लेता है, ठीक है। उसकी ट्वीकिंग, मनी फ्लो को कम करना ज्यादा करना आरबीआई करता है। अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा बड़ा वीडियो बना रखा है, ठीक है, मैंने बताया भी आपको, ठीक है। इट्स अ फाइनेंशियल रेगुलेटर, बैंक्स को ओवरसी करेगा, ठीक है, बैंकिंग लाइसेंस देगा, स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत स्टेबल हो, ठीक है। उसके लिए पेटीएम जैसे बैंक्स को बंद भी करवा देगा। इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर ऑफ द कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर मतलब जो आपको नोट दिया जाता है जिसपे लिखा जाता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑफ 500 रुपीज, ठीक है। तो आपको बचपन में सिखाया गया कि बेटा इस 500 रुपए के अगेंस्ट में आरबीआई अपने पास सोना रखती है। वो सोना रखने का काम 1980s में खत्म हो गया। 1970s में गवर्नमेंट्स ने ग्लोबली गोल्ड को हटा दिया, वो क्या रखने लग गए? डॉलर्स। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास जो भी डॉलर आता है उसका मैनेज कौन करता है? उसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई इज द मैनेजर, ठीक है। आरबीआई इंश्योर करता है कि इंडियन इकोनॉमी में कितना डेफिसिट है डॉलर का, ठीक है, या कितना डेफिसिट नहीं है। एवरीथिंग इज बीन डन बाय आरबीआई, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, करेंसी इशूअर, ठीक है। करेंसी इशूअर मतलब आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या करता है वो? डेवलपमेंट प्रमोटर, यानी जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सब लोगों की भागीदारी हो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट्स को इजी करने का काम आरबीआई करता है, बैंकिंग को लास्ट लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आरबीआई करता है, ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आरबीआई बैंक्स और गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है, बैंक्स का भी बैंक है और गवर्नमेंट का भी बैंक है। तो इट्स बैंकर टू द बैंक एंड गवर्नमेंट टू द बैंक, समझना। इसमें कुछ भी रटना नहीं है, इसको समझना है। कारण क्या है ना, आपको क्लियर कट, आपको चार ऑप्शन आएंगे, चार में से तीन गलत है, तो आपको सही आइडेंटिफाई करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने ऑप्शन आया, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ और इज नॉट द पर्पज ऑफ आरबीआई, कि इन चारों में से कौन सा आरबीआई का काम नहीं है, और उसमें लिखा हुआ है आरबीआई मैनेजेस मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई इज अ फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, आरबीआई इज अ बैंकर टू बैंक एंड बैंकर टू गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का भी बैंक है और बैंकों का भी बैंक है। एंड फोर्थ, अ रिटेलर कैन ओपन अ सेविंग्स अकाउंट इन आरबीआई,
तो आपको चमक गया ना कि फोर्थ इज द रॉन्ग आंसर, राइट? तो आपको सिर्फ सही चीजों को ढंग से पढ़ के जाना है। समझ में आ रही बात? फिर बात आती है सेबी की, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, हिंदुस्तान में कहावत है कि दो लोगों से कभी पंगा नहीं लेना, एक सेबी से और एक ईडी से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से। इन दोनों से कभी पंगा नहीं लेना, इंडिया में कुछ भी कर लेना। ये लोग क्या काम करते हैं भैया? इन लोगों के काम देखोगे तो प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर, सबसे बड़ा काम तो यही है। अभी अभी सेबी ने डंडा मारा है, अभी अभी सेबी ने डंडा मारा, अपन डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है। और क्या काम करते हैं? मार्केट को डेवलप करने का काम करते हैं, ताकि फेयर मार्केट डेवलप्ड रहे, फेयर मार्केट रहे, ठीक है। और सेबी क्या करती है? स्टॉक एक्सचेंज का गुरु है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, ब्रोकर्स को रेगुलेट करता है, इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करता है। इंटरमीडियरीज मतलब सब ब्रोकर। दूसरे कौन से इंटरमीडिएट? डीमैट, डीमैट अकाउंट जहां आप ओपन करते हो, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये इंटरमीडियरीज है, ठीक है। फिर सेबी का और क्या काम है? सेबी का काम है रेगुलेशंस को इन्फोर्स करना। कौन से रेगुलेशंस को? सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग और अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करता है। सर इसके बारे में डिटेल में बताओ, आगे आएगा, डोंट वरी। सेबी मार्केट में जितने भी टेक ओवर होते हैं ना, एक्विजिशन, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, वो सब का काम सेबी करता है। और सेबी क्या काम करता है? सेबी इंस्पेक्शंस करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। कई कंपनीज में इंस्पेक्ट करता है, स्टॉक ब्रोकर्स के यहां पर जाके इंस्पेक्शन करता है। तो मोटा माटी बात यह है, ठीक है, कि सेबी इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए सब कुछ करता है। जो इन्वेस्टर की भलाई है कि इन्वेस्टर को कोई ठग ना ले, वो सारे काम सेबी करता है। और सेबी, ये ध्यान रखना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेबी सिर्फ स्टॉक मार्केट में, सिर्फ इक्विटी मार्केट के अंदर डील नहीं करता है, बल्कि सेबी फॉरवर्ड इन फ्यूचर कमोडिटीज मार्केट को भी देखता है, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट जो एमसीएक्स है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेबी, क्योंकि इंडिया में कमोडिटी मार्केट इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए एक अलग से रेगुलेटर लाके रखा जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मार्केट्स हैं वो सारे के सारे सेबी के अंडर में आते हैं, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, दिस इज नॉट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनआईएसएम। जो फिक्स्ड इनकम है ना, जो भी फिक्स्ड इनकम मार्केट है, बॉन्ड्स का मार्केट है, इनका रेगुलेटर फिम्डा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, फिम्डा रेगुलेटर है, ठीक है। बट दैट्स ओके, फिम्डा, फॉरेन ऐसा कुछ करके, फॉरेन फिक्स्ड इनकम मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वैसा करके, ठीक है। आगे देखिए, अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसके अंदर कुछ भी नहीं समझना है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करेगा? ये ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। पेंशन से रिलेटेड सारे के सारे काम ये कंपनी, ये डिपार्टमेंट करता है, ये बॉडी करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट हो चुका है पहले, एनआईएसएम में आ चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या काम करती है? प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी कोई कंपनी कोई लोन चुकता नहीं कर पाती है, कि मेरी तो अब औकात ही नहीं है, ना तो मैं धंधा कर सकता हूँ, ना मैं लोन चुकता कर सकता हूँ, तो आप उससे जबरदस्ती पैसा नहीं मांग सकते। ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारा तो दिवालिया निकल गया भैया, हम तो पैसा नहीं दे सकते। तो आपका पैसा लीगली डूब गया, आप उससे लीगली पैसा रिकवर नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति ने अगर बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, तो आप उससे लीगली पैसा नहीं रिकवर कर सकते। जितना पैसा उसके पास है उसके प्रपोर्शन में जो मिल गया वो मिल गया, बाकी आपको भूल चूक लेनी देनी में डालना पड़ेगा। आईबीबीआई जो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम करती है, समझना, जो टेस्ट हुआ था वो ये है कि आईबीबीआई इंडिया में रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स की बॉडी है। आईबीबीआई अपना एक एग्जाम कंडक्ट करती है जिसको एनआईएसएम ही लेता है, और वो एग्जाम पास करने के बाद आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर का लाइसेंस मिल जाता है। मतलब यू कैन वैल्यू बिजनेसेस, यू कैन वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इन इंडिया, जो लीगली इन्फोर्सेबल हो जाएगा आपका वैल्यूएशन। वो काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबीबीआई वो काम करता है। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बताओ क्या लिखता है? वो वहां पर लिखेगा वैल्यूएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया वैल्यूएशन एसोसिएशन, समझ रहे हो? इस तरह के ऑप्शंस देगा वो आपको, और वहां पर बैंक्रप्सी का ऑप्शन दिखा रहेगा, तो आईबीबीआई का फुल फॉर्म देगा। शाना है ना? तो वहां बैंक्रप्सी पढ़ के आप बोल दो कि अरे ये तो वैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं, छोड़ो, इसमें वैल्यूएशन दिख रहा है, ये सही है, ठीक है। तो प्लीज वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा
मुझे अब और बात, तो सर ये तो कुछ 4-5 फ्रेमवर्क हुए। कौन कौन से फ्रेमवर्क हुए भाई? सबसे पहले हुआ आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद हुआ अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके बाद हुआ अपना आरबीआई, उसके बाद हुआ अपना सेबी सेबी के बाद हुआ अपना आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हुआ अपना पेंशन फंड, पेंशन वाली कंपनी, उसके बाद हुआ अपना आईबीबीआई जो वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर का लाइसेंस भी देती है। इसके अलावा एक्ट कौन कौन से हैं वो तो बता दो। ठीक है, तो ये एक्ट है ना, ये एक्ट ध्यान रखना, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो जो मैं जैसा मैं बता रहा हूं वैसा समझ लेना। ठीक है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, समझना इधर ध्यान देना। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, नाम में सेबी नहीं है इस एक्ट के, लेकिन यही वो एक्ट है जो सेबी को अल्टीमेट कंट्रोल देता है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर। क्योंकि ये एक्ट है ना, ये सिक्योरिटीज कैसे खरीदना है और बेचना है उनका एक्ट है। और इसने अपने लॉ में ये लिख दिया है, एक्ट मतलब लॉ होता है, तो इसने अपने लॉ में ये लिख दिया है कि सेबी जो है वो अल्टीमेट बॉडी है, तो ये सब चीजें कंट्रोल करता है सेबी से रिलेटेड। सेबी को अगर माई बाप बनाने वाला कोई कानून है तो वो कानून है आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। बाकी यहां पर जो आप पढ़ोगे आप बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस ये बात याद रखना कि नाम में सेबी नहीं है और वो सेबी को रेगुलेट करता है। ठीक है, सिक्योरिटी है नाम में, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट है, सेबी नाम में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप जितने भी रेगुलेशन देखोगे, ठीक है, वो सारे रेगुलेशन में सेबी नाम है। देखना, जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, तो सर इस वाले एक्ट में और इस एक्ट के अंदर क्या फर्क है? भाई ये जो एक्ट है ना, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कानून बनाता है कि अगर हिंदुस्तान में कोई शेयर बिकता है तो उसको बेचना कैसे है और खरीदना कैसे है। उस कानून में इन लोगों ने एक अमेंडमेंट कर दिया कि जो सेबी है वो सेबी अल्टीमेट बॉडी है। ठीक है, और साथ में सेबी का अलग से एक एक्ट बना, एक कानून बना जिसके अंदर में सेबी को बॉडी बनाया गया। पहले ये कानून बना सेबीज एक्ट, ठीक है, जहां से सेबी फॉर्म हुई। ठीक है, फिर सिक्योरिटीज एक्ट को अमेंड करा और बोला कि अच्छा सेबी अब तुम्हारा माई बाप है। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? अब सिक्योरिटीज, ये सेबी एक्ट अगर आप देखोगे तो ये क्या काम करता है? स्टॉक मार्केट को देखना, सिक्योरिटी मार्केट को देखना, इंटरमीडियरीज को देखना, ब्रोकर म्यूचुअल फंड्स को देखना, इस तरह के काम करता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग, एक एक्ट है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट, नाम में लिखा हुआ है इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीजें सेबी करता है, ये वाला एक्ट देता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब है? मैं कंपनी का मालिक हूं, मेरे को पता है रिजल्ट खराब आने वाले हैं, आज ही स्टॉक बेच दो। मैं कंपनी का मालिक हूं, मेरे को पता है कि कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले, अभी खरीद लो, जब अच्छे आएंगे स्टॉक उछलेगा तब बेच दो। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। या तो कंपनी के मालिक ने करी, या आपको कंपनी के मालिक ने एक खबर दे दी जो खबर मार्केट में और किसी के पास नहीं थी और आपने कर ली। इसमें डंडा कर देगा सेबी, ध्यान रखना, अपन ने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट। अब फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब, फ्रॉड यानी कंपनी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी, कंपनी ने जो जो सत्यम ने करा था गलत इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी, मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, डेलिबरेट मिस रिप्रेजेंटेशन, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज वाला एक्ट जो है, ठीक है, ये वाला जो एक्ट है आपका, अपन इसको पूरा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जरा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये सेबी को अल्टीमेट बाप बना देता है। जो सेबी एक्ट है, प्लेन सेबी एक्ट है, ये बोलता है कि सेबी क्या करता है क्या नहीं करता है। जो सेबी का इंसाइडर ट्रेडिंग वाला एक्ट है, इसमें इंसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीजें। इसके अंदर एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ चाइनीज वॉल। चाइनीज वॉल का कंसेप्ट पता है क्या होता है? चाइनीज वॉल का कंसेप्ट ये होता है कि एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब जब रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट आने के पहले रिलायंस का जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वहां से कोई भी खबर रिलायंस के किसी और डिपार्टमेंट के पास नहीं जानी चाहिए। तो इसको बीच में चाइनीज वॉल लगाना बोलते हैं, कि आप इंफॉर्मेशन को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने से रोक रहे हो। ठीक है, फिर आता है सेबी का फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट।
फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट का मतलब क्या है पता है? कि कंपनी ने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको दे दी, वो सारी चीजें इसमें कवर है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो आई वुड से कि मेरा ब्रेड एंड बटर है, वो ये है सेबी रिसर्च जर्नलिस्ट रेगुलेशन। सेबी का जो आरए रेगुलेशन है वो है। ठीक है, तो अपन अब इसको आगे करते हैं। देखना भैया, इसका रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन 3 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर रिसर्च एनालिस्ट जैसा एक्ट करता है, समझना, एक्ट करता है मतलब रिपोर्ट बना के दे रहा है, बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा है, टीवी पे जा रहा है, समझ रहे हो, लोगों को पैसे लेके कॉल्स टिप्स दे रहा है, तो हर उस व्यक्ति को सेबी से सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। ये तो सर हमको पहले दिन से पता है। वेरी गुड। क्या अगर मैं, समझना, क्या अगर मैं इंडिया के बाहर रह के रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कोई रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करूं तो कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया के बाहर हो और आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक प्रॉपर रिपोर्ट इशू करनी है, ठीक है, कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक पकड़े नहीं जाओ तब तक चोर नहीं है, वैसी बात है ना। लेकिन कर नहीं सकते। अगर करना है तो आपको किसी इंडिया में रिसर्च जर्नलिस्ट से अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो रिव्यू करेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है चीज आपको? समझना, जब आपने, समझना, आपने अपने ग्रुप में, मान लो आप बाद में बड़े रिसर्च एनालिस्ट बन गए, आपने कॉल दिया कि बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, अगले दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज 20% नीचे, आपके सारे के सारे कस्टमर्स परेशान, लोगों को लग रहा है कि आपने बाय कॉल देके किसी बड़े आदमी को बेचने में मदद कर दी। आपने बाय कॉल दिया, बहुत सारे छोटे छोटे लोग स्टॉक खरीदने गए और किसी बड़े व्यक्ति ने स्टॉक को बेच दिया, तो स्टॉक डंप हो गया। सेबी चाहे तो आपसे और इंफॉर्मेशन मांग सकता है। द सेबी मे रिक्वेस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, राइट? वो आपसे और इंफॉर्मेशन मांग सकता है। वाइल हैविंग, डेफिनेटली कॉल जब आप दे रहे हो उस टाइम तो मांग ही सकता है कि व्हाट इज योर रीजनिंग बिहाइंड इट, राइट? बट जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब भी वो आपसे किस तरह की इंफॉर्मेशन और मांग सकता है? वो आपसे क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि ये 10वीं फेल तो नहीं है कहीं, समझ रहा है, खुद 10वीं फेल है और मेरे को ज्ञान दे रहा है। दूसरा, आपकी कैपिटल एडुकेसी का फिट देख सकता है। कैपिटल एडुकेसी मतलब अपन कंगले और दुनिया को करोड़पति बनाने चले, समझ रहे हो? आपके पास कुछ भी नहीं, आप कंगाल हो पूरी तरीके से, और आप लोगों को सपने दिखा रहे हो कि आजा मैं तेरे को शेयर बताता हूँ, डबल हो जाएगा प्राइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब चीजें सेबी कंसिडर करता है। सेबी देखता है कि कहीं आपकी पुरानी कोई रेगुलेटरी हिस्ट्री तो नहीं रही है, कहीं किसी टाइम पर आप हर्षद मेहता के राइट हैंड तो नहीं हुआ करते थे, समझ रहे हो आप? ये सारी चीजें सेबी में चेक होती है जब आप रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करते हो सेबी से। बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सर्टिफिकेशंस टू बी ऑब्टेन। तेरे को एक बार एनएससी का लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन तेरे को सेबी का सर्टिफिकेट मिलना बहुत डिफिकल्ट है। और यहां पर समझ लेना, मतलब अगर तूने तेरी पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी इंदौर नाम लिख दिया ना, तब तो काम ही खत्म हो गया। आप समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड कॉल इंदौर से आते हैं, तो सेबी देता ही नहीं है इंदौर वालों को लाइसेंस। सेबी क्वालिफिकेशन जो भी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफाइन कर सकता है कि जब भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति का ये क्वालिफिकेशन और ये क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, सेबी बता सकता है कि उस व्यक्ति की कितनी एसेट होना चाहिए, सब सेबी ने बताया है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस इंडिविजुअल की मिनिमम 1 लाख की एसेट होनी चाहिए, और अगर कोई कंपनी है तो उसकी 10 लाख की एसेट होनी चाहिए। समझ रहे हो आप? इंडिविजुअल है तो 1 लाख की एसेट होनी चाहिए, कंपनी है तो 10 लाख की एसेट होनी चाहिए। और फिर सेबी जब ये सारी कंडीशन सर्टिफाई हो जाती हैं, तो सेबी आपको एक लाइसेंस दे देता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है, जिसकी वैलिडिटी कंटिन्यू रहती है जब तक सेबी उसको सस्पेंड ना कर दे और कैंसिल ना कर दे। ठीक है, और सेबी ने उसका रिन्यूअल प्रोसेस बताया है। ठीक है, रिन्यू ये शायद एवरी 5 ईयर्स में, हर 5 साल में इस लाइसेंस को आपको रिन्यू करना पड़ता है। एक एप्लीकेशन, रिन्यूएबल एप्लीकेशन होती है। सेबी फिर वो सब चीजें देखता है और ये डिसाइड करता है कि आपको ये लाइसेंस कंटिन्यू रखा जाए या ना रखा जाए। ठीक है, सेबी चाहे तो बिना आपको कोई जानकारी दिए, बिना आपको कोई रीजनिंग बताए, ठीक है, सेबी आपके रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, क्या ये समझ में आया? ये सारे जो रेगुलेशंस थे, 12 रेगुलेशंस जो हैं,
ये बात करते हैं कि एक रजिस्टर्ड एक रिसर्च एनालिस्ट को सेबी से सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है, ठीक है, और वो कैसे प्रैक्टिस अलाउ कर सकता है। इसी रेगुलेशन में ये लिखा हुआ है कि आपको एनआईएसएम का एग्जाम देना जरूरी है। आप समझ रहे हो, यही वो एक्ट है, यही वो कानून है जिसके कारण आप और मैं पिछले ऑलमोस्ट 20-22 वीडियो से एक साथ हैं और हम एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझना, 2019-16 में एक नया कानून आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। वो कानून क्या पावर देता है, ये सबसे पावरफुल चीज है और यही एक है जो आपको याद रखनी है। वो कानून ये पावर देता है, समझना, कि जैसे मान लो ऐसा हो गया, सही में एक मिनट के लिए समझना, ऐसा हो गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को आपने कोई सर्विसेज दी या कोई आपने माल बेचा और 5 लाख रुपए का माल बेचा, मुकेश भाई ने 4 लाख रुपए आपको दे दिए या 4.5 3 लाख आपको दे दिए, 1.5 लाख रुपए भी आपको और लेना बन रहे मुकेश भाई से। अब आपने बहुत तगादे कर दिए, तगादे मतलब बहुत बार फॉलोअप ले लिया, मुकेश भाई आपको पैसा देने तैयार नहीं है, बहुत फॉलोअप ले लिया आपने, मुकेश भाई पैसा देने बिल्कुल तैयार नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप मुकेश भाई को कोर्ट में ले जा सकते हो, आप बोल सकते हो कि मुकेश भाई के ऊपर बैंक्रप्सी प्रोसीजर लगाओ। बैंक्रप्सी प्रोसीजर मतलब कि मुकेश भाई की सारी एसेट को जब्त करो और बेचो इसको और मेरा 1 लाख रुपया दिलवाओ। सर क्या एक्चुअली में जिसका सिर्फ 1 लाख रुपए बकाया है उसके हाथ में पावर है? बिल्कुल ये पावर है। सर क्या 1 लाख वाला इसको एग्जीक्यूट करता है? नहीं करता है। क्यों? वकील की फीस महंगी पड़ जाती है। क्या मुकेश भाई के अगेंस्ट में ये एग्जीक्यूशन हो सकता है? नहीं होता है। समझ लो, जो करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वहां पर ये यूजुअली वहां पर ये चीज होती है। ठीक है, 180 दिन का एक समय दिया जाता है, अगर उस समय के अंदर ये रिजोल्यूशन नहीं होता है तो बैंक्रप्सी के लिए वो कंसिडर कर लिया जाता है और कंपनी बैंक्रप्सी की लाइन में लग जाती है। इसके बाद कंपनी को कभी कोई लोन नहीं मिलेगा, कंपनी को कोई उधार पैसा नहीं देगा। ठीक है, कंपनी अपनी कोई असेट नहीं बेच सकती जब तक ये बैंक्रप्सी प्रोसीजर पेंडिंग है कोर्ट में। ठीक है, बैंक्रप्सी कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उनमें ये प्रोसीजर चलता है। ठीक है, आई होप ये धीरे धीरे आप सबको समझ में आएगा। डोंट वरी यार, देखो ये सब मैंने सीए में पढ़ा है इतने सालों में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक आधे घंटे के सेशन में ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बट ठीक है आप इसमें मेहनत करोगे। मैंने आपको रास्ता सरल कर दिया, मैंने इसको आसान करके आपको समझा दिया है। अब आप वर्कबुक पढ़ोगे तो आपके लिए वाकई में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज अ रिसर्च एनालिस्ट मेरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए, मैं क्या क्या चीजें करूं और क्या क्या चीजें नहीं करूं एज अ रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कोई रिसर्च एनालिस्ट हो और आप अपनी प्रैक्टिस चला रहे हो तो आपके यहां पर एक पॉलिसी बनी हुई होना चाहिए। उस पॉलिसी के अगेंस्ट क्या होना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनबायस्ड रिसर्च और मार्केट मैनिपुलेशन के अगेंस्ट वो पॉलिसी होना चाहिए। सर थोड़ा सा समझा दो ये सब चीजें क्या होती है। इसका मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है पता है? मेरी वाइफ सीएफओ है टेक महिंद्रा की और मैं टेक महिंद्रा का रिसर्च एनालिस्ट हूं। क्या आपके कंपनी में पॉलिसी है कि अगर ऐसा कुछ है कि आपकी इमीडिएट रिलेटिव कोई लीडरशिप पोजीशन में अगर किसी कंपनी में है तो आप उस कंपनी का रिसर्च नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ रहे हो आप मेरी बात? आपका जो रिसर्च है वो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना चाहिए। मतलब सर मैं तो अंधभक्त हूं, मैं तो मोदी भक्त हूं, तो मेरे लिए सारे पीएसयूज का टारगेट 10x है, ये नहीं होता। ठीक है, डिस्पाइट यू बीइंग अ मोदी भक्त, आई डोंट माइंड यू बीइंग अ मोदी भक्त, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सबका अपना अपना पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है और ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल चीज है, इस पे कभी भी पब्लिक में कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप मोदी फैन हो, ठीक है, और आप रिसर्च एनालिस्ट हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि बाय डिफॉल्ट सारी गवर्नमेंट कंपनीज अच्छी हो गई ना। जो खराब है वो खराब है, भले मोदी गवर्नमेंट की कंपनी, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप ऐसा कोई भी कंडक्ट नहीं करोगे जिससे मार्केट मैनिपुलेट होता है। अभी रिसेंटली हुआ है, सेबी ने 2 रजिस्टर्ड एनालिस्ट के ऊपर बैन लगाया, एक्शन लिया, जो जी न्यूज पे आके मार्केट को मैनिपुलेट करते थे। मतलब जैसे समझना एक्चुअल में क्या हुआ था। अपने क्लाइंट को बोला कि मैं 11:50 पे जी न्यूज पे जाऊंगा और वहां मैं अडानी इंटरप्राइजेस का कॉल दूंगा। ठीक है, तो तुम अडानी इंटरप्राइज पहले ही खरीद के रख लो। क्लाइंट ने पहले अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर खरीद लिया आधे घंटे पहले। महाशय 11:50 पे से फॉर एग्जांपल 11:50 पे गए जी बिजनेस पर, उन्होंने बोल दिया कि आपको अडानी इंटरप्राइजेस जरूर खरीदना चाहिए और ये एक ऐसा कॉलेज जो आप जरूर जरूर खरीदिए और ये आपको काफी तगड़ा मुनाफा देगा। सारे रिटेलर जी बिजनेस देख के अडानी इंटरप्राइज खरीदने लग गए। अपने क्लाइंट को आपने 40 रुपए कम में खरीदवा दिया, जब जनता खरीद रही थी तब आपका क्लाइंट बेच रहा था माल। नहीं समझ में आया? वापस पूरा जाके सुनना मैं क्या बोला है। ठीक है,
ये सब काम मार्केट मैनिपुलेशन वाली एक्टिविटीज नहीं चलेंगी, ठीक है, समझ रहे हो आप। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप कोई कॉन्ट्रा ट्रेड ना ले लो। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब समझना कि आपने दुनिया को बोल दिया कि अडानी इंटरप्राइज खरीद लो और आप खुद बेच के बैठे हो, ये काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। आपको मैं और इसमें कुछ चीजें जो समझाता हूं आपको, आपको शायद ये होगी सिलेबस में तो कवर होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। आप जनता को बताने के पहले खुद नहीं खरीद सकते वो स्टॉक, इनफैक्ट आपको वो स्टॉक खरीदने नहीं चाहिए जो आप जनता को बताओ। समझ रहे हो आप मेरी बात, आई गेटिंग माई पॉइंट। आपका जो कंपनसेशन है उसका रिव्यू जो होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा मेरा कोई रिसर्च, मेरे कोई स्टॉक चलेंगे तो मेरा ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज उस केस में क्या होगा, आप डिस्परेट हो जाओगे फिर बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। और क्या क्या चीजें हैं जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस कंपनी की आपके पास कोई नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी है जिसकी आपके पास नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आप उसके फेवर में अपीयर नहीं हो सकते कहीं पर भी, ठीक है। आप उस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को कहीं डिस्क्लोज नहीं करोगे। अगर आप किसी भी तरह का आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने किसी तरह का कोई पैसा लिया है उस कंपनी से जिसको आप रिसर्च करके दे रहे हो या जिसकी रिसर्च रिपोर्ट आप पब्लिश कर रहे हो, आपकी वाइफ सीईओ सीएफओ है, तो ये हर चीज आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट है उसमें सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो फैक्ट एज इट इज बने रहे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एकदम क्रिस्प और क्लियर रहे, ठीक है। एक जो रेटिंग सिस्टम है वो डिफाइंड हो, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉल है, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये रेट करूंगा। समझ में आ रहा है। अगर आप पब्लिक मीडिया में जाते हो तो वहां पर आप डिस्क्लोजर दोगे कि मैं ये डिस्क्लोज करता हूं अनिल की मेरा और मेरे क्लाइंट का इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में कोई एक्सपोजर नहीं है। समझ रहे हो। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, इट्स नॉट अलाउड। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैंने एक स्टॉक नया निकाला लेकिन मैंने मेरे कुछ क्लाइंट्स को बता दिया, कुछ क्लाइंट्स को नहीं बताया जिन्होंने सेम सर्विस ऑफर करी है। मतलब सारे क्लाइंट्स ने मेरे को 50,000 दिया है लेकिन मैंने कुछ क्लाइंट्स को बता दिया, वो कुछ क्लाइंट्स को नहीं बताया, कुछ क्लाइंट्स को पहले बता दिया, कुछ क्लाइंट्स को बाद में नहीं बताया, ठीक है। आपको सारे के सारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो अपने एज इट इज मेंटेन करके रखने, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट हो और एक रिसर्च एनालिसिस कंपनी चलाते हो तो यू नीड टू इंश्योर कि आपका एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए हु विल इंश्योर ऑल योर कंप्लायंसेस। समझ में आ रहा है आपको। क्या ये चीज समझ में आई सब लोगों को। तो मेरी बात सुनना, अब अपना बचता है सिर्फ एक पोर्शन विच इज आर प्रैक्टिकल एग्जाम। आई होप आप सब लोगों को अभी तक के सेशंस में बहुत मजा आ रहा होगा। अगर आप इसको और फ्रूटफुल करना चाहते हो, आगे और अच्छा करना चाहते हो, तो अब खुद से रिसर्च करने की कोशिश करो। अगर चाहते हो कि नहीं सर मेरे से शायद अकेले ना हो पाएगा और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हेल्प करूंगा थ्रू आर इक्विटी रिसर्च कोहर्ट। अभी थोड़े टाइम पहले स्टार्ट हुआ है, शायद अगला बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आपको इमीडिएट ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लाइव सेशंस आपके छूटे हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बहुत अच्छे से पढ़ो, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करो यार। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।